Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार सभी लोगों को। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं वकीलों का अपना जो एनरोलमेंट होता है, वकालत का अपना जो एनरोलमेंट करवाते हैं वकील लोग अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में जाके, स्टेट बार काउंसिल के पास में जाके, उनका जो एनरोलमेंट है वो कब कब कैंसिल किया जा सकता है, इसके बारे में आपको कोई भी क्लैरिफाई तरीके से सीधे रूप से प्रूफ के साथ में हमारा कानून क्या कहता है, हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 क्या कहता है, कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल प्रूफ के साथ में एक एक चीज बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा कि अगर मैं अपना लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद में मन बनाता हूं कि यार मेरे को अपना बार काउंसिल के पास में जाके एनरोलमेंट करवाना है, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में के पास जाके मेरे को अपना एनरोलमेंट करवाना है, तो मेरे को क्या क्या कंप्लाइंस अपने करने पड़ेंगे, तो ये इशू आपका मैं सॉल्व करूंगा। दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज, मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या मैं तब एनरोलमेंट करवा सकता हूं? अगर मैं कोई केस में कन्विक्ट हो चुका हूं तो क्या तब भी मैं अपना एनरोलमेंट करवा सकता हूं? अगर मेरे को यहां पे कन्विक्शन मिल गई है और मेरे साथ साथ मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया, उसके बाद में मेरे को कोई केस कोर्ट ने मेरे को कन्विक्ट कर दिया, तो क्या तब भी मेरा एनरोलमेंट जो है बरकरार रहेगा? अब आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूं कि एनरोलमेंट आप सर बार बार यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर लेते हो, उसके बाद में आपको अपना आप बन जाते हो लॉयर। अब आपको बनना है एडवोकेट। एडवोकेट आप जब भी बन पाओगे जब आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लेते हो। एडवोकेट बनने का क्या फायदा है भाई? एडवोकेट बनने का फायदा इस चीज का होता है कि आप किसी भी अपना इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, आप जो है इंडिपेंडेंटली अपना केस जब भी लड़ पाओगे जब आपके पास अपना स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एनरोलमेंट होगा, तभी आप अपना कोर्ट के अंदर अपना केस लड़ पाओगे। अगर आपके पास एनरोलमेंट नहीं होगा तो सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन दी कोर्ट और कंटेस्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी कोर्ट। तो ये एक मेन मुद्दा रहता है कि भाई लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, एडवोकेट वो होता है जिसके पास डिग्री के साथ में बार काउंसिल का एनरोलमेंट होता है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो हम लोगों को समझाना चाहिए और समझना भी चाहिए कि अगर आपके पास एनरोलमेंट नहीं होगा तो सॉरी भाई, आप कोर्ट में केस नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। अगर आपका बार काउंसिल ने एनरोलमेंट रद्द कर दिया तब भी आप जो है केस नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। अब मेरा जो एनरोलमेंट है बार काउंसिल कब कब डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मैं कब कब एनरोलमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाऊंगा, क्या इस बारे में कानून के अंदर कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? अगर मैं बोलूं हां, बिल्कुल, सेक्शन नंबर 24A एडवोकेट एक्ट 1961 में इस बात के बारे में बिल्कुल क्लियर रूप से लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट, कि आप एक वकील हो, एडवोकेट हो, बन गए हो, तो तब भी आपका जो है एनरोलमेंट डिस्क्वालीफाई कब कब कर दिया जाएगा, या फिर आप एनरोलमेंट कराने से पहले अपना डिस्क्वालीफाई कब कब माने जाओगे एडवोकेट एक्ट 1961 की नजर में, कि आपके पास लॉ की डिग्री तो है लेकिन वो बस डिग्री बन के रह जाएगी, आप कभी भी एडवोकेट नहीं बन पाओगे, अधिवक्ता नहीं बन पाओगे। ये फर्क है एक वकील और एक अधिवक्ता के अंदर। तो आपकी बस लॉ की डिग्री दीवार पे टांगने के लिए आप इस्तेमाल में कर सकते हो, लेकिन कभी भी केस लड़ने के लिए, वकालत करने के लिए कभी इस्तेमाल में नहीं आएगी अगर आपने ये गलतियां करी तो। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि अगर आप कोई भी कन्विक्ट हो जाते हो, देखो हमारा जो है पर्टिकुलर अपना क्रिमिनल कोर्ट का अपना एक प्रोसेस चलता है कि पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। पुलिस रिपोर्ट, मैं आपको सीधे तौर पे इसका बता देता हूं, कन्विक्ट का मतलब, बहुत सारे नए वकील होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी एक मेरी जिम्मेदारी है उनको क्लैरिफाई रूप से एक एक चीज को समझाना। तो मैं उन लोगों को एक चीज समझा देता हूं कि यहां पर जो है अपना कन्विक्ट का क्या मतलब है। पहले होती है एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर आपके जिस व्यक्ति के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके खिलाफ क्या बनाएगी? अपनी पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट के नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम चालान के रूप से भी बोलते हैं। आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल करो, सबका मतलब सेम होता है। फिर इसके बाद जो है हमारा मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? मैजिस्ट्रेट साहब अपना संज्ञान लेते हैं, जिसको हम लीगल टर्म्स में बोलते हैं मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में मैजिस्ट्रेट साहब जो है चार्ज फ्रेम करते हैं कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, लगने चाहिए। फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल शुरू हो जाने के दौरान यहां पे प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस पेश करते हैं, क्रॉस एग्जामिन डिफेंस काउंसिल करते हैं, फिर डिफेंस काउंसिल अपने विटनेसेस को पेश करते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिन जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से किया जाता है। फिर एट द एंड अपनी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो जाने के बाद जज साहब फिर अपना क्या देते हैं? जजमेंट दे देते हैं। जजमेंट का मतलब होता है यहां पर या तो जज साहब ने या तो कन्विक्शन दी होगी
जज साहब ने या तो यहां पे कन्विक्शन दी होगी या फिर यहां पे एक्विटल दिया होगा। ये दो बहुत बड़े रोल प्ले होते हैं। अब अगर मान लो आपको एक्विटल दे दिया तो यानी कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, आपके ऊपर कोई मुकदमा मतलब मुकदमा दर्ज जो था वो साबित हो गया है कि आपने कोई अपराध नहीं करा है, इसको बोलते हैं एक्विटल। तो ऐसे केस में, एक्विटल के केस में तो आपका एनरोलमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाओगे, क्योंकि अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा था, अभी आपको दोबारा खोल के दिखा दूंगा। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 24 कैपिटल ए ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत तो वहां पे एक्विटल वर्ड यूज नहीं करा है। तो एक्विटल के अगर आप एक्विटल हो जाते हो तो आपका एनरोलमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉ की डिग्री का इस्तेमाल करके आप बार काउंसिल के पास अपना एनरोलमेंट करा सकते हो, आपका एनरोलमेंट अप्रूव होगा, आप केस लड़ सकते हो, वकालतनामा अपना जमा कर सकते हो, वकालत कर सकते हो अधिवक्ता के रूप में, दैट्स इट। लेकिन अगर मुद्दे वाली बात आती है कि अगर आपके खिलाफ कन्विक्शन हो गई है, अगर आपके खिलाफ कन्विक्शन हो गई है ना भाई, तब यहां पे बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है कि आप कन्विक्ट हो चुके हो। अब आप कन्विक्ट हो चुके हो तो सॉरी, आपका एनरोलमेंट जो है वो छीन लिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। अधिवक्ता के रूप में आप कभी भी अपना वकालत कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते हो, वो बस लॉ की डिग्री आपकी डिग्री बन के रह जाएगी। आप इसको एज अ प्रोफेशन के रूप में कभी जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूं, यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है कन्विक्शन, यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है, अगर मैं बात करूं कन्विक्शन कि कन्विक्ट करा गया है फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल, यहां पे ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टुर्पिट्यूड। टुर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? टुर्पिट्यूड का मतलब होता है कि भाई देखो, जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके मर्डर के अपराध हो गए, जैसे कि आपके रॉबरी के अपराध हो गए, जैसे आपके डेकोइटी के अपराध हो गए, जैसे आपके रेप के अपराध हो गए, जैसे आपके वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट के अपराध हो गए, तो ऐसे बड़े बड़े अपराधों को हम क्या बोलते हैं? मॉरल ट्रिपिट्यूड के नाम से जानते हैं, मॉरल ट्रिपिट्यूड। तो आप अगर गूगल भी कर लोगे, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से अपराधों को यहां पे मॉरल ट्रिपिट्यूड के दायरे में डाला हुआ है। तो अगर मैं आपको ऑफिशियली बोलूं, बड़े बड़े जो हीनियस अपराध होते हैं, जो पूरी के पूरे स्टेट को इफेक्ट करते हैं, ऐसे अपराधों के अंदर आपको कन्विक्शन हुई है तो सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू बी एज एन एडवोकेट, यू आर नॉट अलाउड टू बी प्रोसिक्यूट एज एन एडवोकेट, आपका सीधा एनरोलमेंट छीन लिया जाएगा। दूसरी बात, यहां पे वर्ड यूज करा है कन्विक्ट। कन्विक्ट के अंदर आपको कहां पे? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के तहत अगर आपको कोई भी कन्विक्शन हुई है, अनटचेबिलिटी जिसको हम छुआछूत के बाद बोलते हैं ना, कि ये वो कास्ट का बंदा है, ये एक्स नाम की कास्ट का बंदा है, ये वाई नाम की कास्ट का बंदा है, तो ऐसे अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हो, हमारे संविधान ने भी बोल रखा है कि भाई अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोविजंस है, इनफैक्ट कानून भी है। तो अब अगर इस कानून के अंदर आप जो है अपना कन्विक्ट होते हो तो सॉरी, आपका एनरोलमेंट छीन लिया जाएगा। अब एक और इसके अंदर बोल रखा है, इसके अंदर और बोल रखा है कि अगर आप जो है अपना डिसमिस हो चुके हो या रिमूवल हो चुके हो, कोई भी इंप्लॉयमेंट या कोई भी ऑफिस आपने स्टेट का ज्वाइन कर रखा है, आपके ऊपर चार्ज क्या लगा है? मॉरल ट्रेपिट्यूड। मतलब कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी पे हो, ठीक है, सरकारी नौकरी करते हुए आपको सरकारी नौकरी को से बाहर निकाल दिया है, रिमूव कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है आपकी पोस्ट से। क्यों? क्योंकि आपने कोई अपराध करा था मॉरल ट्रेपिट्यूड का, वही जो हीनियस अपराध है। तो ऐसे केस में आप फिर सोचो, चल भाई कोई बात नहीं, मेरे को सरकारी नौकरी से निकाल दिया है, कोई बात नहीं, मेरे पे लॉ की डिग्री है, चलो मैं वकालत के अंदर आ जाता हूं। सॉरी भाई, तब भी आप लोग वकालत की प्रोफेशन में नहीं एंट्री कर सकते हो, इट इज नॉट अलाउड, ये यहां पे साफ बता रखा है। और इन्होंने एक बात और बोल रखा है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपके ऊपर प्रोबेशन ऑफेंडर के एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो वो हमारी गवर्नड एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 24 कैपिटल ए के अंदर गवर्नड नहीं होती है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लेते हैं मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे ऊपर ये कहां पे भाग रहा है एकदम, ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। सेक्शन 24 ए तो समझ में आ गया ना। चलो अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपका और क्लैरिफाई कर देता हूं कि सर अभी मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या एफआईआर दर्ज होने की वजह से भी क्या मेरे ऊपर एनरोलमेंट मेरा रद्द कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो। आपके ऊपर बस एफआईआर हुई है तो उसके बेसिस पे आपका जो है एनरोलमेंट रद्द नहीं करा जाएगा, आप वकालत अपनी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी पहले से एफआईआर दर्ज है, तो क्या मैं अपना एनरोलमेंट करा सकता हूं? द आंसर इज यस, आप करा सकते हो। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म में आपको वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपके ऊपर फला फला सेक्शन की एफआईआर दर्ज है। उसके बाद यहां पे जो हमारी स्टेट बार काउंसिल की अपनी कमेटी बैठती है, वो अपना डिसीजन लेगी कि हम ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर फला फला केस के ऊपर एफआईआर दर्ज है, इस व्यक्ति को हम एनरोलमेंट दे या इस व्यक्ति को हम एनरोलमेंट ना दे, वो कमेटी डिसाइड करेगी। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि मेरा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आगे के मामला जा चुका है, मेरे केस में भी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है?
एज पर सेक्शन 2G ऑफ CRPC के तहत इंक्वायरी कंडक्ट करी जाती है केवल और केवल मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। तो अगर आपका केस इंक्वायरी के स्टेज पे है तो तब भी आप एनरोलमेंट अपना करा सकते हो, एलिजिबल हो, आपका एनरोलमेंट डिस्क्वालीफाई आपको नहीं करा जाएगा, क्योंकि सेक्शन में 24A के तहत साफ लिखा हुआ है, वर्ड यूज करा हुआ है कन्विक्शन। तो ये बात आ गई। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे ऊपर अभी एक ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है अभी, तो ऐसे केस में तब भी मेरा एनरोलमेंट अपना कैंसिल कर दिया जाएगा, तब भी नहीं करा जाएगा, क्योंकि ट्रायल का मतलब मैंने आपको बताया था कि अभी कन्विक्शन आपको हुई नहीं है। भाई ट्रायल आपके ऊपर चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको हो सकता है एक्विटल हो जाए, एक्विटल हो गए आप, बाइज्जत बरी हो गए तो बल्ले बल्ले है, आप जो है अपना एनरोलमेंट करा सकते हो, या फिर ऑलरेडी कराया हुआ है तो आपका एनरोलमेंट रद्द नहीं करा जाएगा। तो ये सारी क्लैरिफाई मेरे को आपको करना था, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत जरूरी है ये चीजों को समझना। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी वीडियो जो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो अपना जुडिशरी एस्पिरेंट है, जो अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 19 फरवरी सुबह 11 बजे 2024 को, जिसमें आपको 3 फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी। पूरा का पूरा कंप्लीट आपको फैमिली लॉ पढ़ाया जाएगा, हिंदू लॉ होगा, मुस्लिम लॉ होगा, पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें एक एक प्रोविजन आपको पढ़ाया जाएगा और जुडिशरी के मेंस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, लेटेस्ट केस लॉज आपको करवाए जाएंगे, लैंडमार्क केसेस आपको कराए जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट हाईकोर्ट का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग, अगर कोई 2 कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम फंस गए कि प्रोविजन हमारा ये कहता है लेकिन मेरा कस्टम ये कहता है, उस केस में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, वो चीज आपसे डिस्कस करी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे एक्सक्लूसिव बात यह है, पहले 30 बच्चों को 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप 30 बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। सुबह 11 बजे आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर जाने के होने के बाद लाइव भी क्लास ले सकते हो, रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। मान लेते हैं कि मैं अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मेरा कॉलेज होता है, या फिर मैं रात को लेट आता हूं, उस केस में भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमारे को डाउट भेजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई कराए जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज के हिसाब से। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो हमारा हिंदू लॉ का बैच, मुस्लिम लॉ का बैच, इन शॉर्ट कंप्लीट फैमिली लॉ का बैच, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा। और 19 फरवरी 2024 डेली सुबह 11 बजे क्लास होंगी, इस डेट को मिस मत करिएगा। 3 फ्री लाइव क्लासेस होंगी, ज्वाइन करके आप अगर ये सोचते हो कि मेरे को डिस्काउंट से ज्यादा मतलब नहीं है, मेरे को जो है 3 फ्री लाइव क्लासेस देखनी कि भाई टीचर मेरे को पढ़ा रहा है ढंग से, मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में आप 3 फ्री लाइव क्लासेस लीजिए पहले, चौथी क्लास से आप अपना ज्वाइन करने का मन बना सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके कुछ हद तक मैंने डाउट क्लियर करे हैं तो प्लीज मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।